इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनकी मदद से हम NMR स्पेक्ट्रम के बारे में इंफॉर्मेशन या उसकी इंटरप्रेटिंग कर सकते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है, जो टॉ वैल्यू का ऑर्डर है, मिथाइल की टॉ वैल्यू ज़्यादा होती है मिथाइलिन की उससे कम, मीथेन की सबसे कम। और अगर हम ppm में बात करें, डेल्टा की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी। जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या होगी, डी शील्डिंग होगी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है उसको जो अपोज करने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी इन इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, बहुत थोड़ी होगी। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ इनका जो सिग्नल है वो भी ज़्यादा ppm पे या हायर डेल्टा पे मिलेगा। और अगर टॉ की बात करें तो लोअर टॉ पे मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि टॉ की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यानी प्रोटॉन, जिस कार्बन के साथ प्रोटॉन अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो टॉ की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। sp की उससे कम और sp2 की सबसे कम टॉ की वैल्यू होगी। और जो एरोमेटिक प्रोटॉन होते हैं उनकी टॉ की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 4 से लेस होती है। और वो प्रोटॉन जो कि एल्डिहाइड में मौजूद हैं उनकी टॉ की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, 0.8 टॉ होती है। और अगर ppm में बात करें तो ppm में क्या होती है, इसकी टॉ की वैल्यू होती है 9.2, यानी टॉ की वैल्यू ppm में ज़्यादा और टॉ में जो पीक की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, टॉ में कम होगी और ppm में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह OH और NH2 ग्रुप जो हैं उनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और नेबरिंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। जो OH होता है अल्कोहल में, जो OH ग्रुप होता है उसकी टॉ की वैल्यू 4.5 से 9.0 के दरमियान होती है। और अगर एरोमेटिक फिनोल है तो इसमें इस प्रोटॉन की जो पीक आएगी टॉ में वो किस पे आएगी, -2 to 6 टॉ के दरमियान आएगी। अगर बात करें यहाँ पे इस प्रोटॉन की जिसने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, उधर भी तो हर तरफ से उसको क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली डीशील्डेड है। जब हाईली डीशील्डेड होती है तो जो पीक आती है वो हाई ppm पे आती है। ppm कह लें या डेल्टा कह लें, हाई डेल्टा पे आएगी। और डेल्टा पे, हाई डेल्टा का मतलब है टॉ में क्या होगी, बहुत लो वैल्यू होगी, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है उसकी टॉ की वैल्यू जो होती है -0.5 से -2 होती है। यानी यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, डी शील्डिंग होगी, डी शील्डिंग होती है तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब टॉ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, नेगेटिव में आएगी। इसके अलावा जो नंबर ऑफ सिग्नल आते हैं, जो स्पेक्ट्रम में जितने सिग्नल आएंगे, इसका मतलब कि इक्वलेंट प्रोटॉन, जितने सिग्नल, फर्ज करो 2 सिग्नल आते हैं तो जो इक्वलेंट प्रोटॉन के सेट हैं वो भी कितने होंगे, 2। फर्ज करते हैं कि हमारे पास 2 सिंगलेट आए हैं, ठीक है, तो 2 सिंगलेट का मतलब ये है कि हमारे पास दो जो सेट थे वो इक्वलेंट प्रोटॉन के थे। और सिंगलेट इसलिए आए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के नेबर में मौजूद नहीं थे। अगर वो एक दूसरे के दोनों कार्बन जो है जिनके ऊपर प्रोटॉन मौजूद हैं वो एडजेसेंट होते तो यहाँ पे सिंगलेट ना आता, बल्कि क्या हो जाती, मल्टीप्लिसिटी होती, डबलेट, ट्रिपलेट आता नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। तो सिंगलेट आया, सिंगलेट का मतलब ये है कि नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है। और अगर बात करें कि एक डुप्लेट आया है और 3 ट्रिपलेट आया है, तो एक डुप्लेट का मतलब ये है कि इसके नेबरिंग में, जिसका ये सिग्नल आया है उसके नेबरिंग के अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन मतलब +1 करके डुप्लेट। और ट्रिपलेट का मतलब है कि जिसका ये सिग्नल आया उसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन थे, +1 करके उसका क्या आया, ट्रिपलेट आया। डुप्लेट का मतलब ये है कि नेबरिंग में क्या है, एक प्रोटॉन, कार्बन के साथ नेबरिंग कार्बन के साथ क्या है, एक प्रोटॉन लगा हुआ है। एक प्रोटॉन हो तो डुप्लेट आता है, ठीक है। और ट्रिपलेट का मतलब, ये 3 ट्रिपलेट आए हैं, 3 या ट्रिपलेट जो आया है इसका मतलब ये है कि नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है, +1 के 3, तो इसकी वजह से ट्रिपलेट आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, डुप्लेट आएगा। तो यानी ये वाला जो है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला पार्ट मौजूद है,
CH2 जिसकी वजह से क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा, और CH जिसकी वजह से क्या आएगा, डुप्लेट। एक प्रोटॉन हो तो +1 करके डुप्लेट, 2 प्रोटॉन है +1 करके ट्रिपलेट आता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सब्सटेंस के स्ट्रक्चर या कार्बन हाइड्रोजन वगैरह के फ्रेमवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लास्ट पे आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 2 आइसोमर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 2 आइसोमर्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 कार्बन है, यानी कार्बन कितनी है, 3। ठीक, इधर देखा जाए 1 2 3 कार्बन है, कार्बन कितनी है, 3। यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन की 2 और 3 5 और ये 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। इधर बात करें 3 और 2 5 6 7 और 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 8। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 और 2 ऑक्सीजन, O2। इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 1 और 2 ऑक्सीजन, यानी ये दोनों क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये एक दूसरे क्या क्या है, आइसोमर्स है। तो इन 2 आइसोमर्स को अगर मैं डिस्टिंग्विश करना चाहती हूँ तो मैं इनके क्या देखूंगी, सिग्नल देखूंगी। इसका जो सिग्नल है, यहाँ पे निबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है तो इन तीनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तीनों का एक ही सिग्नल आएगा, और वो निबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है तो क्या आएगा, सिंगलेट। अब इन 2 प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, इन दोनों का एक ही सिग्नल आएगा, लेकिन निबरिंग में 3 प्रोटॉन है, 3 में 1 ऐड करके +1 करके 4 होगा, तो इसका सिग्नल क्या आएगा, क्वार्टेट। इसी तरह ये वाले जो तीनों प्रोटॉन है ये इक्विवेलेंट है, इनका एक सिग्नल आएगा, लेकिन निबरिंग में 2 प्रोटॉन है, +1 करके इसका क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का एक सिंगलेट, एक क्वार्टेट और एक ट्रिपलेट आएगा। जबकि इसको देखें तो यहाँ पे ये 3 है, तीनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इनका एक सिग्नल आएगा, और वो सिग्नल कितना स्प्लिट कैसे हुआ होगा, ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ होगा, क्योंकि निबरिंग में 2 मौजूद हैं। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये 2 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, इनका एक ही सिग्नल आएगा, लेकिन इनके निबरिंग में 3 और यहाँ 2 5 मौजूद है, तो इनका क्या आएगा, 6 सेट आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसकी निबरिंग में 2 प्रोटॉन है, 2 में 1 ऐड किया है, ट्रिपलेट, इसका क्या आएगा, ट्रिपलेट। इस प्रोटॉन की बात करें तो इसके निबरिंग में कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो इसका क्या आएगा, सिंगलेट। तो इस तरह करके हम 2 आइसोमर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे क्या है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ से भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या हाईली डीशील्डेड है। हाईली डीशील्डेड का मतलब ये है कि इसकी जो पीक्स आएगी वो हाई ppm पे आएगी, ppm की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। टाउ में बात करें तो टाउ में वैल्यू क्या होगी, लो होगी, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। ठीक, तो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, हमारा जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो शिफ्ट होगी, केमिकल शिफ्ट होगा, और केमिकल शिफ्ट होगा। इंट्रा में भी ऐसे ही होता है, इंटरमॉलिक्यूलर में भी ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर है, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो कंसंट्रेशन चेंज करने से यहाँ एब्जॉर्प्शन पीक में कोई शिफ्ट नहीं आएगा। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर में कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो यहाँ पे पीक भी क्या होगी, शिफ्ट होगी, पीक में भी चेंज आएगा। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर है वो क्या है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। तो इस तरह करके कंसंट्रेशन की बुनियाद पे इनको क्या किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, डीशील्डेड। जब डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, कम। फर्ज करें यहाँ पे 1 है और जो एक्सटर्नल है वो कितनी है, 5। तो 5 - 1 करके ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 4। जबकि इसके केस में देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये वाले प्रोटॉन क्या है, शील्डेड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। फर्ज करते हैं यहाँ 3 और एक्सटर्नल कितनी है, 5। तो 5 - 3 नेट कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 है, तो इसकी पीक भी क्या होगी, कम वैल्यू पे, कम ppm पे मिलेगी। ठीक है, और इस केस में डी शील्डिंग के केस में जो पीक होगी वो ज़्यादा ppm यानी 4 पे पीक मिलेगी। सही, तो पीक्स को देखते हुए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की शनाख्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर मौजूद है नेबरहुड में तो डी शील्डिंग होगी, डी शील्डिंग होने से जो सिग्नल है वो क्या होगा, सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा हाई ppm में। और टा में बात करें तो टा में क्या होगा, लो, टा की वैल्यू कम होगी, उसको बोलते हैं डाउन फील्ड। सिग्नल क्या होगा, डाउन फील्ड शिफ्ट होगा, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी ppm की वैल्यू उतनी हाई आएगी और टाउ की वैल्यू उतनी कम आएगी।
इसके अलावा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, क्योंकि सिस और ट्रांस आइसोमर्स का केमिकल शिफ्ट भी डिफरेंट होता है और कपलिंग कांस्टेंट भी डिफरेंट होता है। तो इस तरह हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह जो एक्सियल प्रोटॉन होते हैं या इक्वेटोरियल प्रोटॉन होते हैं, उनका भी केमिकल शिफ्ट डिफरेंट होता है, उनकी पीक्स में डिफरेंट पीपीएम पे मिलती हैं, इस तरह उनको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।